हाँ तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई में अपनी जुनून झोंक दिए होंगे। मेरे भाई कल की वीडियो में आप लोग देखे थे कि एक अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करके दिखाए थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास को बहुत ही अच्छे से जाकर के एंजॉय किए होंगे। और याद होगा कि वो आपके मतलब पिछले ही बार पूछा गया प्रश्न था, पिछले ही बार 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। तो अधिक संभावना बनता है कि अगर वो पूछ लिया है तो मेरे भाई अवतल में अगर पूछ लिया है तो उत्तल में पूछने की अधिक संभावना बनता है। अगर आप कहें तो 90% ये चांस है, 90% ये चांस है कि इस बार हो सकता है मे भी कि 90% की पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास को आप भी कल की तरह ही आप अच्छे से एंजॉय करेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया है कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करने वाले हैं हम लोग। कल आप कहेंगे तो गुरुजी कल क्या सिद्ध किए थे? कल आपको अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध किए थे। और ये जानना जरूरी है कि बच्चे ये कितना मार्क में पूछा जाता है। तो मेरे भाई आप कहोगे सर 6 मार्क में पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में काउंट किया जाता है। तो 6 मार्क्स अगर आपको पक्का करना है इस बार अगर 6 मार्क्स पक्का करना है तो आपको वीडियो को क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक एंजॉय करना जरूरी है ना। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। F बराबर R/2 को हम लोग क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। और फिर तो ये उत्तल दर्पण में हमें F बराबर R/2 सिद्ध करना है। तो उत्तल दर्पण, इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को एक उत्तल दर्पण ले लेना है। क्या लेना है? तो आप कहोगे सर उत्तल दर्पण। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है? तो एक उत्तल दर्पण। और वही उत्तल दर्पण जो आप लोग जानते भी होंगे जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है? उभरी हुई होती है। तो इसका परावर्तक सतह मेरे भाई क्या रहता है? तो उभरी हुई होती है उत्तल दर्पण का। तो ये हमने क्या लिया? एक उत्तल दर्पण ले लिए। और इसके बाद प्रधान अक्ष के समांतर क्या करते हैं? तो बच्चे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर क्या करते हैं? तो मेरे भाई आप कहोगे सर लाइन ड्रॉ करते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर, ये रही प्रधान अक्ष के समांतर। और प्रधान अक्ष के समांतर जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको याद होगा कि ये क्या होता है? तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण है चूंकि, तो इसमें फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती नहीं है, आती हुई प्रतीत होती है। ये जबरदस्ती रूप से अगर आप कहें तो ये उत्तल दर्पण है चूंकि, तो इसीलिए उत्तल दर्पण में ये फोकस से होके आती हुई प्रतीत होती है। किससे होके? तो आप कहोगे सर फोकस से होकर के। ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। यहाँ पे क्या खींचते हैं? तो बच्चे आप कहोगे सर एक अभिलंब खींचते हैं। ये हमारी क्या रहा? एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ क्या करते हैं बच्चे? एक मिनट, एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इस प्रकार हम क्या किए? तो एक अभिलंब ड्रॉ कर दिया। अब इसका नाम लिख लेंगे हम यहाँ पे। इस प्रकार इसका नाम आपतित किरण है। तो ये हमारा ए बी आपतित किरण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रधान अक्ष के समांतर खींची हुई आपतित किरण किससे होकर गुजरती है? तो आपको सिर्फ फोकस से होकर गुजरती है। और ये हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र सी हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया। और सी को बी से मिलाते हुए कहां तक बढ़ा दिए हैं? तो आप लोग सर एन तक बढ़ा दिए हैं। इसको क्या मान लेते हैं? डी। इसको मान लेते हैं डी। तो मेरे भाई आपको ये चीज पता होगा कि क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि आपतित किरण और अभिलंब, अगर हम ये CBN को अभिलंब मानते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है वो कौन सी कोण बनती है? तो आप कहोगे सर कौन सी कोण बनती है? तो जवाब दोगे आप फटाफट से, आपतन कोण। तो आपतन कोण को सूचित किससे करते हैं? तो आई से। और अभिलंब और फिर ये परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को हम किससे सूचित करते हैं? तो परावर्तन कोण बोला जाता है। और उसको सूचित करने की अगर बात करें तो परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को? तो मेरे भाई आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बेसिक है, इतना तो हम जानते हैं। तो ये हमारा आई हो गया, ये आर हो गया। ये जो चीजें किए हैं इन सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं? लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दर्पण को मान लेते हैं MM डैश क्या है? हमारा एक उत्तल दर्पण है। MM डैश क्या है? हमारा एक उत्तल दर्पण है। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा ध्रुव P है। तो चलिए चीजों को हम जो जितना भी काम किए हैं उसको मान लेते हैं कि माना कि MM डैश एक उत्तल दर्पण है। MM डैश क्या है मेरे भाई? एक उत्तल दर्पण है जिसका अगर हम बात करें जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C है। इसके साथ आप क्या किए हैं? तो AB एक आपतित किरण खींचे हैं जो कि क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर है। AB एक आपतित किरण है जो कि क्या है मेरे भाई? जो कि प्रधान अक्ष के समांतर है।
है। और जानते हैं मेरे भाई, प्रधान अक्ष के समांतर जब आपतित किरण दर्पण से टकराती है तो किससे होके गुजरेगी वो? तो आप कहोगे सर फोकस से होके गुजरेगी, ना कि आपके नानिकों से। किससे होके गुजरेगी? तो मेरे भाई आप कहोगे सर फोकस से होके गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है इसीलिए, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर है। दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, F से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जब आपतित किरण दर्पण से टकराती है तो किससे होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है? F से होकर के। इसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि C को B से मिलाते हुए कहां तक बढ़ाया गया है? तो मेरे भाई N तक बढ़ाया गया है। साथ ही C को B से मिलाते हुए N तक बढ़ाया गया है। N तक क्या किया गया है मेरे भाई? बढ़ाया गया है। N तक बढ़ाया गया है। जो कि अगर बात करें ये लाइन बनती क्या है? तो जो कि अभिलंब है, जो कि नॉर्मल, दैट मीन्स अभिलंब, जो कि अभिलंब है। यही लाइन है बच्चे, आप ध्यान से देखो कि C को अगर B से मिलाते हुए N तक बढ़ाया गया है तो यही हमारा अभिलंब का काम करता है। और अभिलंब अगर ये बीच में है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण तो आप जानते होंगे, आपतन कोण I हो गया, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण, जिसको हम R से सूचित किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे की कहानी हम क्या लिखने वाले हैं? तो बच्चे ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में जरा लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपतन कोण यहाँ क्या लिखने वाले हैं? तो यहाँ चूंकि आपतन कोण को किससे सूचित किया है? तो आपको सर एंगल आई से, कोण आई। तो आपतन कोण एंगल आई बराबर क्या हम कर सकते हैं? तो एंगल आई, कोण आई, ये जो कोण आई है इस कोण को हम इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? तो एंगल का नाम लिखने के लिए आप गणित में सीखे होंगे, ABN, एंगल ऑफ ABN। और हमारा ये परावर्तन कोण क्या बनता है? परावर्तन कोण की अगर बात करें बच्चे, परावर्तन कोण की अगर मेरे भाई बात करें तो आप ध्यान देंगे परावर्तन कोण को आप सर गुरुजी R से सूचित किया है आप। और R को अगर लिखने की बात करें तो आप भी चालाक बच्चे हो, आप बोल सकते हो DBN। तो DBN परावर्तन कोण की अगर बारे में बात करें तो DBN हमारा क्या है यहाँ पे? परावर्तन कोण। DBN क्या हो गया हमारा यहाँ पे? परावर्तन कोण। इसके साथ साथ बच्चे याद है कल की क्लास में आप देखे होंगे एक चीज और है यहाँ पे, फोकस और ध्रुव। यानी आप अगर दर्पण में पढ़ रहे होते हैं चीजें, तो दर्पण में चिन्ह परिपाटी के नियम से सारी चीज को मापने की क्या होती है? एक नियम होती है। तो साइन कन्वेंशन से आप इनको क्या करेंगे? मापेंगे। तो यहाँ पे ध्रुव से सारी दुनिया मापी जाएगी। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को बच्चे हम क्या कहते हैं? आपको कल भी बताए थे, ये चीज याद होगा। जरा आप बताएंगे क्या कहते हैं ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को? तो आप होंगे गुरुजी फोकस दूरी स्मॉल f। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई आप साफ जवाब दोगे सर वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहते हैं। तो ये चीज को भी यहाँ पे क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तथा फोकस दूरी क्या है मेरे भाई? ये फोकस दूरी अगर PF की बारे में बात करें तो फोकस दूरी PF हमारा स्मॉल f हो गया। साथ साथ वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करें, वक्रता त्रिज्या की अगर मेरे भाई बात करें तो वक्रता त्रिज्या ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे मुन्ना वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लिखे क्या है? वक्रता त्रिज्या PC। और PC को सूचित जो करेंगे वो मेरे भाई किससे? तो कैपिटल R से। तो इतनी सारा चीजें हम किससे लिखे हैं? तो बाय फिगर लिखे हैं। किससे? तो आकृति से, पिक्चर से देख करके सारी चीजें लिखे हैं। और आप भी अच्छे से चीजों को समझ करके ठंडे दिमाग से आगे बढ़ेंगे। चलिए सर आगे की कहानी क्या करते हैं? तो इतना चीज तो आपको फिगर से ही आ जाती है। और जब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई तो आगे क्या करना है? तो आगे बच्चे आपको ये करना है, कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो आपको याद है, आपको सिद्ध करने का तो ये है कि F बराबर R/2, और इसमें तो उत्तल दर्पण में। तो हमें सिद्ध क्या करना है इस बात को जरा हम लिख लें यहाँ पे। चलिए सर फटाफट से हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि मेरे भाई क्या सिद्ध करना है? याद है आपको? तो F बराबर R/2। बहुत ही मजे की बात है, F बराबर R/2 हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो दोस्तों F बराबर R/2। और लग जाते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, है ना, अगली तांडव करने के लिए। तो F बराबर R/2 की अगर तांडव करेंगे, दैट मींस इसको अगर हम सिद्ध करेंगे तो इसको सिद्ध करने के लिए जरूरत एक प्रमाण की होगी। याद है कल के दिनों में? तो एक प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो प्रमाण क्या होता है बच्चे? जो चीज पहले से प्रमाणिक होता है उसको हम प्रमाण में लेते हैं। तो चलिए सर फटाफट से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रमाण।
तो मेरे भाई प्रणाम नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रमाण। क्या लिखना है तो दोस्तों प्रमाण। और प्रमाण में याद होगा आपको कल की क्लास में भी या नेक्स्ट वीडियो में भी आपको क्या लिए थे, तो पिछले वीडियो में ये लिए थे कि प्रावर्तन के नियम से, तो यहाँ पे वही रखने वाले हैं प्रावर्तन के नियम से, प्रावर्तन के नियम से। और प्रावर्तन के नियम से दोस्तों आप लोग को याद होगा, आप पढ़े होंगे कि प्रावर्तन के नियम से दो नियम होता है प्रावर्तन का, उसमें से दूसरा नियम उठाना है हमको। कौन सा नियम उठाना है? दूसरा नियम। इसे सिद्ध करने के लिए प्रावर्तन का दूसरा नियम उठाना है। और मेरे भाई आपको प्रावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है ये भी चीज अच्छे से पता होगा कि आपतन कोण बराबर गुरुजी क्या होता है? प्रावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? याद नहीं है तो आप याद रखा करिए, आपतन कोण बराबर क्या होता है मेरे भाई? प्रावर्तन कोण। क्या याद आया? आपतन कोण बराबर क्या होता है मेरे भाई? प्रावर्तन कोण। ये किसका? तो ये प्रावर्तन का दूसरा नियम है। कौन सी नियम है? कमेंट बॉक्स में जाके फटाफट से जवाब देंगे सर प्रावर्तन का दूसरा नियम है गुरुजी, आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण। और मेरे भाई आपतन कोण को हम क्या बोले हैं तो आप देख सकते हो, तो इसीलिए आपतन कोण, क्योंकि आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण दूसरा नियम होता है, तो आपतन कोण को बोले क्या है? कोण आई। और कितना? तो एंगल ABN, एंगल ABN बराबर हमारा हो जाएगा। प्रावर्तन कोण को कितना बोले हैं तो मेरे भाई प्रावर्तन कोण को 8 से सूचित किया है, और हाई कितना? एंगल DBN ये। इसके साथ साथ और क्या किया है, और अगर गौर से देखेंगे चीजों को तो कहानी ये बनेगी मेरे भाई, पिक्चर में अगर जाके देखें तो कहानी ये बनेगी। तो जरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहानी ये बनेगी। यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर नजर मारेंगे तो मेरे भाई ये DBN जो है, ये वाले कोण की बात कर रहे हैं बच्चे, ये वाले कोण की बात किया जा रहा है। अगर हम इस कोण के बारे में बात करें तो ये DBN, और ये लाइन सीधा DBF तक आया है, और ये CBN तक। तो आपको कुछ इस प्रकार से लाइन दिख रहा होगा, इस प्रकार से आपको कुछ इस प्रकार से ये कुछ लाइन दिख रहा होगा। तो यहाँ जो R बनता है बच्चे, यही हमारा N है, और ये हमारा यहाँ पे ही B है, और ये हमारा यहाँ पे ही क्या है? D है, और यही है R छिपा हुआ। यहाँ क्या हुआ? R छिपा हुआ। ये R की बात करें, ये लाइन आप देख रहे हो सीधा, ये लाइन आप देख रहे हो सीधा, तो ये लाइन इस तरह से आया है, और ये लाइन भी इस तरह से आया है। दैट मींस कैंची की तरह जो लाइन आया है यहाँ पे। तो बच्चे इससे आप क्लास 9th में ही आप पढ़े होंगे, क्लास 9th की गणित आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है, या फिर गणित को आप अगर अच्छे से सीखे हुए रहते हैं तो चीजें बनता है बच्चे आगे की कहानी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे R है तो हम यहाँ पे प्रूफ कैसा देख रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण से आप कह सकते हो कि ये भी कोण कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। मतलब ये हुआ बच्चे कि DBN जो बराबर होगा, मतलब DBN जो बराबर होगा, यहाँ भी R आ जाएगा आपका, और इसको बोल कैसे सकते हैं तो FBC, एंगल ऑफ FBC। कहाँ पे बन रहा है? ये भी कोण B पे ही बन रहा है, तो DBN ये R बराबर हो जाएगा R किसके? तो शीर्षाभिमुख कोण का। क्यों? तो क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण हो गया है ना। तो ये DBN बराबर क्या हो जाएगा? FBC। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा। तो DBN बराबर FBC। तो चलिए इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं DBN बराबर FBC। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करने वाले हैं, तो DBN बराबर FBC, एंगल ऑफ DBN बराबर हो जाएगा मेरे भाई एंगल ऑफ FBC। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और बच्चे अगर बात किया जाए कि ये किससे हुआ है, तो शीर्षाभिमुख कोण से। किससे हुआ है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख देंगे याद रखने के लिए, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से। ऐसी बात यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। चलिए सर आगे की कहानी क्या है मेरे भाई, यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। आगे अगर देखते हैं तो फिर से हम एक बार फिगर को दिखाएंगे, और इससे आपको एक चीज यहाँ पे एहसास दिलाएंगे कि बच्चे अगर गौर से आप देखोगे ये AB, आप क्या पहले बोले थे? AB, ये आपतित किरण जो है प्रधान अक्ष से समांतर है। प्रधान अक्ष क्या है मेरा? PC, जो ये यहाँ से यहाँ तक आया है। तो आप देख पा रहे हो ये लाइन AB जो है प्रधान अक्ष से समांतर है, दैट मींस PC के समांतर है। तो आप ऐसे बोल सकते हो सर ये लाइन अगर AB, अगर आपका ये AB है, अगर ये आपका AB है, तो ये प्रधान अक्ष से समांतर है। प्रधान अक्ष यहाँ से यहाँ तक आई है, और यहाँ हमारा P है, यहाँ हमारा क्या है बच्चे? P है, और यहाँ हमारा C है, यहाँ हमारा क्या है? C है। ये प्रधान अक्ष से समांतर है। इसको आगे तक ड्रॉ करेंगे तो क्या प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा? प्रधान अक्ष क्या हो जाएगा मेरे भाई? समांतर हो जाएगा। तो प्रधान अक्ष से समांतर अगर है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्या हुआ है, प्रधान अक्ष से समांतर AB समांतर क्या है? PC है। AB समांतर क्या है, तो हमारा प्रधान अक्ष दैट मींस PC बोल सकते हैं। तो AB समांतर क्या है? PC है। और AB समांतर अगर PC है तो इसके साथ आप यहाँ पे अगर गौर करोगे तो यहाँ पे ये CBN क्या हुआ है? इससे मिला हुआ है। CBN क्या हुआ है? इससे मिला हुआ है CBN। तो CBN को अगर हम गौर से देखेंगे बच्चे तो CBN यानी ये B है हमारा, तो ये इस तरह से काट करके गया है। दैट मींस यहाँ पे जो आपका समझ में आ रहा है ये चीजें, कि आपके दिमाग में ये चीज आ रहा है, क्लास 9th का ही ये थ्योरी है एक, कि आपको क्या होता है, दो अगर कल भी बताए थे समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काट के निकलती है तो वहां पे बहुत सारे कंसेप्ट निकल के आता है। वहां से क्या निकल के आता है? बहुत सारे कंसेप्ट निकल के आता है। कल भी इस कंसेप्ट की बात किए थे, लेकिन आज उसके अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे ये वाले कोण जो है आपका, ये वाले कोण, और यहाँ का जो ये वाले कोण है, ये वाले कोण, ये हमारा क्या हो जाएगा आपस में?
बराबर हो जाएगा। क्यों? तो संगत कोण है, ये जिस और घुमा हुआ है ये भी कोण उसी और घुमा हुआ है, एक ही और घुमा हुआ कोण है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये कोण की अगर हम बात करें और इसके साथ साथ अगर इस कोण की बात करें तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे सर बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा n है, तो ये आप फिगर में आकर के आकृति में आके देखिए ए बी एन कहाँ है, तो ए बी एन ये हमारा रहा। दैट मींस ये कोण बराबर हो जाएगा किसका, तो ये आपको त्रिज्याछेदी रेखा का काम कौन कर रहा है, तो सीबीएन कर रहा है, त्रिज्याछेदी रेखा का काम कौन कर रहा है, सीबीएन कर रहा है, जो कि हम दिखा रहे हैं। तो आप गौर से देखोगे तो ये कोण जिधर घुमा हुआ है उसी और ये भी एंगल घुमा हुआ है, तो सेम साइड अगर दोनों कोण दिख रहा है, यहां पे अगर खड़े होकर के देखें तो आप भी उधर ही देखोगे, यहां कोण पे खड़े होकर देखोगे तो आप फिर भी उधर ही देखोगे, तो एक ही साइड के ये क्या है, संगत कोण है। संगत कोण की और का है, एक ही और की संगत कोण है, ये संगत कोण से क्या होता है बच्चे, बराबर हो जाता है। तो आप यहां पे कह सकते हो ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चे यहां पे ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये कोण आप बराबर बोल रहे हो सी पे ही बराबर हो रहा है, तो सी पे ये कोण को बराबर कर रहे हैं, तो आप इसको नाम कैसे लिखोगे, एफ सी बी। तो आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आया होगा। तो ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी बी, मतलब ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर हो जाएगा, तो ए बी एन बराबर एफ सी बी। आप यहाँ पे लिख लेंगे ए बी एन बराबर एफ सी बी, ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी बी। तो पहले तो हम ए बी एन बराबर ए बी एन बराबर एफ सी बी इसको लिखने वाले हैं। तो पहले तो इसके लिए क्या करना है, चूंकि ए बी समांतर है, ए बी समांतर है पी सी, ए बी समांतर पी सी एवं BC उनसे मिलती है, एवं BC उनसे मिलती है, जो त्रिज्याछेदी रेखा का काम करती है, BC उनसे मिलती है। तो ऐसी स्थिति में AB समांतर PC हम समझा चुके हैं, BC उनसे मिलती है जो त्रिज्याछेदी रेखा का काम करती है, BC उनसे मिलती है जो त्रिज्याछेदी रेखा का काम करती है। तो अगर एक समांतर रेखा को त्रिज्याछेदी रेखा काटती है तो उसका संगत कोण क्या होता है बच्चे, तो आप जवाब दोगे गुरुजी बराबर होता है, उसका संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे इससे हमें क्या मिला, तो एंगल ABN बराबर एंगल FCB, मतलब ये कोण और ये कोण का नाम देखे थे आकृति में, तो ये हो गया था हमारा, इसीलिए एंगल ABN बराबर हो गया था एंगल FCB, ये हो गया हमारा समीकरण कितना, T। अब चलते हैं हम लोग समीकरण तीनों को अगर गौर से देखते हैं बच्चे, समीकरण तीनों को अगर गौर से देखते हैं, तो समीकरण तीनों में एक मजे की चीज आपको समझ में आया होगा कि ABN बराबर है बच्चे किसका, ABN किसका बराबर है, तो ध्यान से देखिएगा ABN बराबर है किसका, DBN का, और हम DBN को किसके बराबर कर रहे हैं, FBC के, और FBC किसके बराबर, FBC, और आप देख रहे हो ABN बराबर है DBN का, DBN बराबर है FBC का, और फिर ABN कर रहे हो आप बराबर है किसका, FCB का। तो ये तो वही बात होगी ना, सारे आपस में, इसका मतलब सबका सबसे लिंक है, सबका सबसे क्या है, लिंक है, सब सबके बराबर है। तो अगर सब सबके बराबर हो गया तो आप कह सकते हो ABN DBN के बराबर है, DBN FBC के बराबर हो, और फिर से ABN FCB के बराबर है। तो अगर सब आपस में बराबर हो गया तो फिर तो आप कह सकते हो बच्चे क्या हो गया, इसका मतलब FBC बराबर हो गया FCB का। तो क्या गुरुजी समझ में आया, हम इसको बराबर कर सकते हैं, कैसे बराबर कर सकते हैं, तो क्योंकि सारे आपस में बराबर हो गया, इसीलिए मजे की बात यह है ये भी इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इसको, तो 9 समीकरण 1 2 और 3 से, तीनों समीकरण से अगर हम देखते हैं तो तीनों समीकरण से हमें क्या पता चला, सारे आपस में बराबर है, तो सारे अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब है FBC भी FCB के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए FBC बराबर हो जाएगा कौन, FBC बराबर हो जाएगा कौन किसका, तो आपको सर FCB का। तो ये आपको ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि कोण B बराबर किसका हो गया, कोण C का। कल का क्लास अगर आप एंजॉय किए होंगे तो आपको मजा आया होगा। कोण B बराबर हो गया कोण C का। अगर कोण B कोण C का बराबर है तो आप आकर के देखिए आकृति में, कोण B अगर कोण C के बराबर हो जाता है तो इससे क्या फायदा होता है, कोण B अगर कोण C के बराबर हो जाता है तो मेरे भाई इससे क्या फायदा होता है, तो यहाँ पे देखना है आपको, कोण B अगर कोण C के बराबर हो गया तो ध्यान से देखिएगा, कोण B अगर कोण C के बराबर हो गया तो ये कोण B और कोण ये C एक ही त्रिभुज के अंदर की बात हो रहा है, जो कि त्रिभुज क्या है, FBC, B यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे B, ये B, तो FBC एक ही त्रिभुज में अगर कोण ये B कोण C के बराबर हो गया तो मेरे भाई अगर एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर है इसका मतलब है इसका सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होगा, इसका सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा गुरुजी। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अगर कोण बराबर है तो इसका मतलब ये BF बराबर हो जाएगा किसका, FC का, BF बराबर हो जाएगा किसका, तो FC का। ये हम लिख के रख लेते हैं, इसका जरूरत है क्यों, तो क्योंकि बच्चे कोण अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब इसका भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, तो संधिबाहु त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। क्यों, तो संधिबाहु त्रिभुज, जब दो कोण बराबर है तो आपस में संधिबाहु त्रिभुज हो गया। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भुजा भी क्या है, आपस में बराबर है। तो चलिए इस चीज को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए BFC क्या है, हमारा एक संधिबाहु त्रिभुज हो जाती है। BFC हमारा क्या हो जाता है, तो एक संधिबाहु त्रिभुज हो जाता है। यहाँ पे लिखने वाले हैं बच्चे, तो चूंकि BFC
बी एफ बी सी, तो चूंकि एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर गौर से देखें दोनों कोण आपस में बराबर हो गया तो इसका मतलब FBC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और FBC अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो मेरे भाई इसका भुजा आपस में क्या हो जाता है, इसका भुजा आपस में बराबर हो जाता है, BF बराबर FC हो जाता है। तो इसीलिए BF बराबर FC। तो मेरे भाई ये काम का चीजें आया, BF किसके बराबर हो गया, FC के बराबर हो गया। तो BF FC के बराबर हो गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण कितना 4, BF FC के बराबर हो गया। और याद है कल की क्लास में हम लोग ये भी किए थे चर्चा कि अगर दर्पण को बहुत बहुत छोटा मान लिया जाए, अगर दर्पण को क्या किया जाए बच्चे, बहुत बहुत छोटा मान लिया जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यदि दर्पण बहुत बहुत छोटा हो, यदि दर्पण बहुत बहुत छोटा हो तो B बिंदु को P पर माना जा सकता है, B बिंदु को P पर माना जा सकता है, B बिंदु को P पर माना जा सकता है, मतलब B और P में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। अगर बच्चे यदि दर्पण बहुत बहुत छोटा हम मान लेते हैं तो B बिंदु को P पर माना जा सकता है, इसका मतलब भैया क्या है कि B और P ये दोनों आपस में बराबर हो गया, जहां हम B बोलते हैं वहां P भी बोल सकते हैं। अरे हाँ या ना? तो चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर फिगर में यदि दर्पण बहुत बहुत छोटा हो जाए, है ना, दर्पण को क्या किया जाए, आप अगर कहे तो आपकी भाषा में दर्पण को फचका दिया जाए। क्या किया जाए, दर्पण को फचका दिया जाए। दर्पण को अगर फचका दिया जाएगा तो ये दर्पण सटक करके यहाँ आ जाएगा, है ना, दर्पण क्या होगा, छोटा होगा। तो हम B बिंदु को P पे मान सकते हैं। ये आपका जो B बिंदु है ये किस पे आ जाएगा भैया, P पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, तो आप कहोगे सर P पे आ जाएगा, ये B बिंदु P पे आ जाएगा। तो आप देखो, नोटिस करो, अगर B बिंदु P पे आ रहा है तो इसका मतलब BF, ये लाइन जो है BF, ये वाली लाइन, ये लाइन क्या इस PF पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये सटक करके अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब BF जिसको बोलते थे उसको आप PF भी बोल सकते हो। क्यों मेरे भाई, क्योंकि दर्पण छोटा हो रहा है, और जब दर्पण छोटा होगा तो ये दूरी क्या हो जाएगी, आपस में PF के बराबर BF हो जाएगा। मतलब BF का झंझट आप खत्म करने के लिए तैयार हो, आप कहोगे गुरुजी हाँ जी सर, हम BF का झंझट को खत्म कर देंगे, BF के बदले में हम क्या लिखेंगे, PF लिखेंगे। क्यों, तो B और P दोनों बिंदु एक ही समान हो जाएगा, तो B के बदले में हम P लिख सकते हैं, अर्थात BF के जगह पे आप PF लिख सकते हो। तो चलिए सर, तो BF के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो PF लिख सकते हैं। क्यों, तो आपको पता चल गया दर्पण छोटा है इसीलिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ जो अगला लाइन लिख सकते हैं मेरे भाई, तो BF बराबर क्या लिख सकते हैं, तो बच्चे आप बोलोगे PF। तो इसीलिए BF बराबर BF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। और इसको अगर समीकरण हम 5 मान लिए हैं और 4 और 5 को अगर गौर से देखते हैं तो 9 समीकरण 4 एंड 5 से, 4 और 5 से अगर देखते हैं तो बच्चे एक चीज समझ में आएगा कि 4 और 5 से LHS दोनों का बराबर है। कल वाली क्लास में आपको याद है, तो राहुल जी आप जरा ध्यान देंगे यहाँ पे कि कल आप ध्यान देंगे, यहाँ पे बताएंगे कि अगर LHS किसी समीकरण का बराबर होता है, LHS अगर बराबर होता है तो आपको पता होगा, आप कहोगे हाँ सर, आगे उससे ही हम जवाब देंगे कि उसका RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब LHS दोनों समीकरण का 4 और 5 का अगर LHS बराबर तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसीलिए FC बराबर PF, FC बराबर क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। और काम की चीज यही हुआ कि PF बराबर FC या FC बराबर PF, है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब अगर गौर से देखोगे दर्पण को, तो मेरे भाई दर्पण क्या था, उत्तल दर्पण यही था, ये हमारा उत्तल दर्पण था ना बच्चे, और ये हमारा आपतित किरण था, ये हमारा क्या था, तो फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हुआ था। अगर A B और ये क्या था, F था, यहाँ पे क्या एक हम अभिलंब खींचे थे, ये हमारा C था, है ना बच्चे, यहाँ पे आप CBN तक बढ़ाए थे और इसको आप D बोले थे। तो बच्चे यहाँ पे आपतित किरण I और यहाँ पे परावर्तन कोण R था, है ना, और शीर्ष अभिमुख कोण से ये R हो गया था। तो बच्चे इससे फायदा क्या हुआ था, यहाँ हमारा ध्रुव था, तो यहाँ FC बराबर PF हो गया, यानी FC बराबर PF, यानी ये दूरी FC और PF दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर ये दूरी और ये टुकड़ा, ये दोनों टुकड़ा आपस में बराबर है, तो इसका मतलब अगर हम PC को लिखना चाहें तो बच्चे PC को कैसे लिख सकते हैं, तो चूंकि थोड़ी सी आप ध्यान देंगे यहाँ पे, PC को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मेरे भाई PC का ही दोनों टुकड़ा है ना, PF और FC, जो समीकरण इससे पता चला है FC PF के बराबर है, तो यानी ये PF टुकड़ा और FC दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों भैया बराबर है। तो PC को आप क्या बोल सकते हो, तो PC में दो टुकड़ा है PF प्लस FC, PC में दो टुकड़ा है PF प्लस FC। और मजे की बात यह है मेरे भाई, PC सो द इंप्लाइज ऑफ PC बराबर क्या हो जाएगा, तो PF को तो आप जानते हो, आप बोलेगे सर PF को जानते हो क्या, तो मेरे भाई PF को आप जानते हो, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होता है। लेकिन अगर FC की बात करें तो FC को आप जानते हो क्या,
तो एफसी से आपका कोई नाता नहीं है, एफसी कोई नहीं है यहाँ पे, इसीलिए एफसी का हम क्या करेंगे, निपटारा कर देंगे। एफसी के बदले में हमें जरूरत का यहाँ चीजें निकल के रखा हुआ है, एफसी के बदले में हम पीएफ लिख सकते हैं, एफसी के बदले में हम पीएफ लिख सकते हैं। पीएफ तो हमारा पीएफ ही है, ये जानकारी है कि पीएफ क्या है, हमारा स्मॉल एफ हो जाता है फोकस दूरी, और पीएफसी नहीं पता होता है, तो एफसी अगर पता नहीं है तो एफसी के बदले में तो हम पीएफ लिख सकते हैं। बोलो भी जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में, इसीलिए। अब अगर ये बराबर हो गया तो हमारा हो गया पीसी बराबर एगो पीएफ और एगो पीएफ। कितना पीएफ, तो बच्चे आप लोगे सर 2 गो पीएफ। कितना पीएफ, तो 2 गो पीएफ। तो ये कितना हो गया 2 पीएफ। और मेरे भाई मजे की बात ये है, कहानी आपका बहुत अंतिम तक आ गया है। पीएफ और पीसी की अगर कहानी है तो पीसी को आप क्या बोले थे, तो कैपिटल आर बोले थे, याद है? पीसी को आप क्या बोले थे, सो द इंप्लाइ ऑफ कैपिटल आर बराबर 2 पीएफ। और पीएफ को क्या बोले थे मेरे भाई, याद है? पीएफ को क्या बोले थे, यहाँ की दूरी को क्या बोले थे, तो स्मॉल एफ बोले थे। क्या बोले थे मेरे भाई, तो स्मॉल एफ बोले थे। यानी ये सिद्ध हो गया हमारा आर बराबर 2एफ। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या फिर नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर ये 2 को गुना में उधर भेजेंगे तो बट्टे में पटका जाएगा आर बटा 2। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से मजे से समझ में आया होगा। बिल्कुल ठंडे दिमाग से चीजों को क्या करना है, देख लेना है ना। और दोस्तों इसी प्रकार की क्लास के लिए आप बने रहिएगा, है ना। और कम से कम अगर चैनल पे नए हैं तो पिछले क्लास भी जा करके आप देख लीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं सारे वीडियो। मेरे भाई इतनी मेहनत अगर आपके लिए किया जा रहा है तो कम से कम एक दिल तो बनता है, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दिल फेंकेंगे, है ना। कम से कम आप दिल फेंकेंगे, जिससे हम आपके लिए क्या करें, लगातार ऐसे ऐसे क्लास देते रहें। तो मेरे भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसको आप सीख करके 6 मार्क्स क्या कर सकते हैं, हो सकता है इस बार पक्का कर सकते हैं, है ना। तो सारी चीज को अच्छे से लिख करके तैयार कर लेंगे। और अगर इसी तरह का क्लास आप फिजिक्स में और सारा थ्योरी, इसके बाद आपको दर्पण मिरर फार्मूला, अगर दर्पण सूत्र आपको अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में सीखना है तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि आपका अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।